हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 51 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है, ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? तो देखिए, पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है लेह हवाई अड्डा। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है, जो भारत का पहला हवाई अड्डा होगा। और देखिए, सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियो थर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। और यह प्रणाली हवा और जमीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है, क्योंकि इसके ताप पंपों का उपयोग अंतरिक्ष को गर्म करने और ठंडा करने के साथ साथ पानी को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। बात करें कार्बन न्यूट्रल की, तो देखिए, कार्बन न्यूट्रल का मतलब यह होता है कि एयरपोर्ट पर विभिन्न गतिविधियों में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है, उतने कार्बन अवशोषण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि पर्यावरण कार्बन मुक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की आधारशिला रखी है, और आने वाले समय में दुनिया के कई देशों से अधिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में होगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? 36वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है, वो किसके द्वारा? गुजरात राज्य के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की कि 36वें राष्ट्रीय खेल उनके राज्य में 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक पहली बार आयोजित किए जाएंगे। यह खेल जो है 36वें राष्ट्रीय खेल, तो ये गुजरात राज्य में पहली बार आयोजित किए जाएंगे। और 2020 से कोरोना वायरस महामारी सहित कई कारकों के कारण 7 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी की जा रही है। और पिछला खेल जो है, ये वर्ष 2015 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? केरल राज्य में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई गई है? देखिए, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला पाई गई है आपके कहाँ पर? भीमबेटका में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भीमबेटका जो है, ये भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पर ये स्थित है? मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है।
और इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है और ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं और यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी खोज कब की गई? वर्ष 1957-58 में इसकी खोज किसके द्वारा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकणकर द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? भीमबेटका की। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? देखिए, द्वार समुद्र जो थी वो किस राजवंश की? होयसल राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और द्वार समुद्र का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? हेलाविड जो है इसका आधुनिक नाम है और यह होयसल राजवंश के राजाओं की राजधानी थी जो वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर शासन करते थे। वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर ये लोग शासन करते थे और इस राजधानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस राजधानी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा? बिहिक के द्वारा की गई थी और बिहिक जो है ये बाद में किस नाम से विख्यात हुआ? विष्णु वर्मन के नाम से। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, विष्णु वर्मन के नाम से ये बाद में विख्यात हुआ बिहिक। और यह नगर वैष्णव धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। होयसल की बात करें तो होयसल प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था और इसने 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक राज किया। कब से कब तक? 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इसने राज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम जो समाचार पत्र था वो कौन सा था? ये था हिंदू पैट्रियाट। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका नाम है हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट इसका नाम है और हिंदू पैट्रियाट जो है ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोलकाता से प्रकाशित एक अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्र था। ध्यान रखिएगा किस भाषा में यह पत्र निकाला गया था? अंग्रेजी भाषा में यह पत्र निकाला गया था। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था और यह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध करता था। और देखिए, हरिश्चंद्र मुखर्जी 1853 ईस्वी में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र पैट्रियाट के संपादक थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हैं ये वर्ष 1853 ईस्वी में 1853 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र पैट्रियाट के संपादक बने और यह राष्ट्रवादी प्रकाशन था। यह एक राष्ट्रवादी प्रकाशन था जिसे बंगाल में नील का बागान मालिकों के उत्पीड़न को उजागर करने में सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और इसने वर्ष 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट को समाप्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसको समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल इसने किया था। और देखिए वर्ष 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में करवाई गई थी। आप कमेंट करके बताइएगा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किसके शासनकाल में लागू किया गया था? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके आंसर कीजिएगा। अगला देखिए, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पंवार वंशी शासक था। देखिए सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पंवार वंशी जो शासक था ये था सुदर्शन शाह। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सुदर्शन शाह जो है ये अपने आप को किस नाम से संबोधित करता था? सूरत कवि के नाम से संबोधित करता था। और टिहरी की जनता राजा सुदर्शन शाह को क्या कहती थी? बोलांदा बद्रीश। बोलांदा बद्रीश कहती थी। जो टिहरी की जनता थी वो कहती थी सुदर्शन शाह को। और सुदर्शन शाह ने एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फ्राइडन की रक्षा जो है वो किससे की थी? बाघ से की थी। और इसने कवि सूरत के नाम पर सभागार ग्रंथ की रचना की थी 7 खंडों में। तो आपसे पूछा जाए कि सभागार जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी सुदर्शन शाह ने। और इसकी रचना कितने खंडों में? 7 खंडों में की गई थी। और वर्ष 1824 ईस्वी में रवाई परगना को टिहरी राज्य में शामिल किया गया। और किसके समय यह किया गया? सुदर्शन शाह के शासन काल के समय। अगला देखिएगा, नंदप्रिया का प्राचीन नाम क्या था? देखिए नंदप्रिया के प्राचीन नाम की बात करें तो कंडासु जो है ये नंदप्रिया का प्राचीन नाम था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए नंदप्रिया जो है ये किस जनपद में? चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और नंदप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है कहाँ पर? नंदप्रयाग में। और इस संगम का नाम राजा नंद के नाम पर बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि राजा नंद के नाम पर इस संगम का नाम रखा गया है। और यहाँ विष्णु मंदिर भी है। अगला देखिएगा, गागर नामक स्थल स्थित है। गागर नामक जो स्थल है ये आपके कहाँ पर? रामगढ़ में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रामगढ़ किस जनपद में? नैनीताल जनपद में स्थित है। और इसे कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है। कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है। किसको? रामगढ़ को कहा जाता है। और गागर नामक पर्यटक जो स्थल है ये भी आपके रामगढ़ में ही स्थित है। इसके अलावा महादेवी वर्मा संग्रहालय भी आपके रामगढ़ में ही स्थित है, ये भी ध्यान रखें। अगला देखिए, वर्ष 1947 ईस्वी में देहरादून से शुरू हुआ समाचार पत्र कौन सा था? देखिए वर्ष 1947 ईस्वी में देहरादून से शुरू हुआ जो समाचार पत्र था ये कौन सा था? ये था युगवाणी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 1947 ईस्वी में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ। और टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र भी कहा जाता था। इस पत्र को क्या कहा जाता था? रियासती पत्र भी कहा जाता था। और इस पत्र का संपादन भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जो पत्र था युगवाणी, तो इस पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल के द्वारा इस पत्र का संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये एक पॉइंट ये और ध्यान रखेंगे, जो कर्मभूमि पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? लैंसडाउन से होता था। शक्ति जो है इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से होता था। और कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन भी अल्मोड़ा से ही होता था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखें। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? देखिए पिथौरागढ़ को
तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, ये है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है लिपुलेख। गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मानस्या, इसके अलावा लाम्पिया, ऊटा, जयंती, ये सभी जो आपके दर्रे हैं ये किस जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच ये स्थित दर्रा है, आपको ये ध्यान में रखना है। और बात करें थांगला दर्रे की, तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है कौन सा दर्रा, थांगला दर्रा। अगला है उत्तराखंड का पहला चिड़ियाघर कौन सा है। देखिए उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर है मालसी डियर पार्क। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देहरादून जू का जो पुराना नाम है वो क्या है, मालसी डियर पार्क ही है, और ये उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है और वर्ष 2016 में देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है रात को 8 बजे, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो आप सभी लोग उत्तराखंड पुलिस वाले भी इस सीरीज़ को डेली फॉलो किया कीजिए। और सुबह 10 बजे आपको डेली उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप सभी लोग उत्तराखंड पुलिस वाली क्लास भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था। देखिए गढ़वाली भाषा के प्रथम पत्र की अगर हम बात करें तो ये था विशाल कीर्ति। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। और इस पत्र का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता था, पौड़ी से इस पत्र का प्रकाशन होता था। और वर्ष 1913 ईस्वी में सदानंद कुकरेती द्वारा इस पत्र का संपादन किया गया था। किसके द्वारा, सदानंद कुकरेती के द्वारा। और आपके पहाड़ और पर्वत जन जो है, पहाड़ और उत्तरा जो है ये आपके कहाँ से प्रकाशित होता था, पहाड़ और उत्तरा तो होता था नैनीताल से, इसका प्रकाशन नैनीताल से होता था। और पर्वत जन का प्रकाशन होता था कहाँ से, देहरादून से। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, पहाड़ और उत्तरा इसका प्रकाशन नैनीताल से होता था और इसका देहरादून से, पर्वत जन का देहरादून से। अगला क्वेश्चन है चंद्रकुंवर बर्तवाल का जन्म रुद्रप्रयाग जनपद के किस गांव में हुआ था। देखिए जो आपके चंद्रकुंवर बर्तवाल है इनका जन्म रुद्रप्रयाग जनपद के मालकोटी गांव में हुआ था। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रकुंवर बर्तवाल जो हैं ये प्रसिद्ध गीत काफल पाको के लेखक हैं और इनका जन्म रुद्रप्रयाग के किस गांव में, मालकोटी गांव में हुआ था। चंद्रकुंवर बर्तवाल को हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष रखा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे इनके समकक्ष इनको रखा जाता है चंद्रकुंवर बर्तवाल को। और नंदनी गीत इनकी प्रमुख रचना है, ये ध्यान रखिए इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, नंदनी गीत, तो इनकी ये प्रमुख रचना है। और इन्होंने हिमवंत नामक कविता का संग्रह किया था। अगला देखिएगा कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है। देखिए कुमाऊं में जो पौराणिक गाथाएं होती हैं इनको जागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जागर जो गीत होते हैं, जागर गीत पौराणिक देवताओं के लोक गाथाएं हैं जिनमें पांडव जागर, गंगनाथ जागर और भैरवनाथ जागर प्रमुख हैं। और बात करें मालूशाही की तो राजूलाम, मालूशाही व जीतू बगड़वाल गीत पौवाड़े या लौकिक लोक गाथाएं हैं। और वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में क्या कहा जाता है, पौवाड़ा, और कुमाऊं में इनको भड़ौ या फिर कटकू कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगला देखिएगा सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सल्ट का गांधी कहा जाता है किसको,
हरगोविंद पंत को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरगोविंद पंत, इनके जन्म की बात करें तो 19 मई 1885 को 19 मई 1885 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। अल्मोड़ा के चितई गांव में इनका जन्म हुआ। और कुमाऊं में इन्होंने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 ईस्वी में बागेश्वर में इन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1830 में, इसके अलावा 1832 ईस्वी में और 1940 ईस्वी में ये जेल गए थे। और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसे जाना जाता है? देखिए गढ़वाल का हातिम ताई नाम से जाना जाता है कुंवर सिंह नेगी को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कुंवर सिंह नेगी का जो संबंध है वो किससे है? ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि से इनका संबंध है और इन्हें गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। और जो कुंवर सिंह नेगी है, इन्होंने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि के क्षेत्र में 60 वर्षों से ये समर्पित थे। तो नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि के क्षेत्र में 60 वर्षों से समर्पित कुंवर सिंह नेगी का जन्म कहाँ पर हुआ था? किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। पौड़ी गढ़वाल के अयाल गांव में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? वर्ष 1927 ईस्वी को। और वे कई भारतीय भाषाओं का ब्रेल लिपि में लिप्यांतरण करने और गुरुवाणी को गुरुमुखी ब्रेल में तैयार करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान ब्रेल लिपि के विकास के लिए दिया गया था। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? देखिए उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला 5वां राज्य है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक जो है ये 2 मई 2017 को पारित किया गया था। और उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला राज्य का 5वां राज्य है उत्तराखंड राज्य। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू हुआ था। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसके तहत सेवा कर, बिक्री कर आदि शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोनाशाही तिमाशा मुद्रा किस शासक के शासनकाल में बनी? तो देखिए मोनाशाही तिमाशा मुद्रा जो है ये किसके शासनकाल में? प्रदीप शाह के शासनकाल में बनी थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रदीप शाह के संरक्षिका की बात करें, कौन थी इनकी संरक्षिका? कनक देई। कनक देई इनकी संरक्षिका थी। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर कहाँ पर स्थापित की थी? धामूवाला में स्थापित की थी। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी कहाँ से? नवादा में थी, तो नवादा से हटाकर धामूवाला में स्थापित की थी। प्रदीप शाह के समय कुमाऊं पर 1743 में रोहिला आक्रमण हुआ जिसका नेतृत्व अली मोहम्मद ने किया। और प्रदीप शाह का जो शासनकाल है वो चंद एवं पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। और प्रदीप शाह का दरबारी कवि कौन था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा प्रदीप शाह का दरबारी कवि कौन था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है सेशन को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।